हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं बॉबी कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बॉबी साइंस में। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज मैं डालने वाला हूं बहुत ही अमेजिंग वीडियो जो है गति के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशंस। और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर ICAR, यानी कि जो भी आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी साइंस पूछी जाए उसके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो बच्चा देरी ना करें, एकदम मतलब तुरंत सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। बन रही वीडियो में अंत तक आपके लिए जरूर 102 नंबर बढ़ जाएंगे, तो बने रहे लास्ट तक, ठीक है। तो गति के प्रकार के बारे में हम जानेंगे, गति कितने प्रकार की होती है। तो देखो, हम आज जानने वाले हैं गति के प्रकार। तो पहले हेडिंग डाल लेंगे हम, गति के प्रकार। गति के प्रकार, गति कितने प्रकार की होती है, या फिर टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, टाइप ऑफ मोशन, इस तरह से हम इसमें लिख लेंगे। और गति कितने प्रकार की होती है ये हम आज जानने हैं वाले हैं, ठीक है। तो नंबर 1 हम गति के बारे में लिखें तो सबसे पहली गति होती है बच्चा सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। और नंबर 2 वीडियो जो होती है, नंबर 2 सॉरी वीडियो की बात चल रही है, नंबर 2 जो गति होती है वो बन जाती है आपकी दोलनी गति। दोलनी गति। दोलनी गति होती है दूसरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। दोलनी गति। और नंबर 3 जो बन जाती है आपकी, वो बन जाती है वृत्तीय गति बच्चा। वृत्तीय गति जो आप थंबनेल पर पढ़कर वीडियो देखनी स्टार्ट की है, तो तीसरी बन जाती है वृत्तीय गति, ठीक है। तो हम वीडियो करने वाले शुरू। तो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके कि सरल रेखीय गति कैसी होती है। तो सबसे मेन चीज़ हम पढ़ने वाले सरल रेखीय गति के बारे में। तो हम हेडिंग डालेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति की हम बात करें तो किस तरह से गति हो सकती है सरल रेखीय गति। तो आप इमेजिन कीजिए, मतलब कल्पना कीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं, यानी आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। तो आप किस प्रकार की गति कर रहे होंगे, क्योंकि आप एक सीधे पथ पर गति कर रहे हैं, एक सीधे पथ पर गति कर रहे हैं। क्या आप कभी गोल गोल थोड़ी ना गति कर रहे हैं, इस तरह से वृत्तीय रूप में थोड़ी ना कर रहे हैं। तो आप सिर्फ सीधे पथ पर गति कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए, जो कोई गाड़ी चलाने वाला होता है, बाइक चलाने वाला, बाइक सवार किस प्रकार गति कर रहा होता है, सरल रेखीय गति। इसके लिए बच्चा एक बीमीय गति भी कहते हैं। इसके लिए एक बीमीय गति मतलब वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। क्योंकि एक बीमीय गति, द्विबीमीय गति और त्रिबीमीय गति भी पूछी जाती है, ठीक है। तो एक बीमीय गति भी कहते हैं इसके लिए, एक बीमीय गति। एक बीमीय गति बोले तो वन डायमेंशनल, केवल ये एक दिशा में जा सकता है, इधर से इधर दिशा में जा सकता है, या फिर इधर से इधर दिशा में। अगर जब कोई, ये मान लो ए से बी तक एक दिशा में गया और बी से ए तक एक दिशा में आया, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एक करके अलग अलग दिशाओं में गति कर रहा है, ठीक है। तो केवल एक दिशा में गति कर सकता है, तो इसे कहते हैं एक बीमीय गति, ठीक है। एक बीमीय मोशन यानी वन डायमेंशन मोशन। जब ये कोई वस्तु दोनों दिशाओं में गति करने लगती है, इधर भी गति करे इधर भी गति करने लगे, तब ये होती है द्विबीमीय डायमेंशन, मतलब द्विबीमीय गति, ठीक है। द्विबीमीय गति कहलाने लगेगी, ठीक है। तो हम सरल गति के रेखीय गति के बारे में लिखने वाले थे। सरल रेखीय गति की हम डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे, सरल रेखीय गति। तो बच्चा आज पढ़ेंगे सरल रेखीय गति के बारे में, और सरल रेखीय गति में लिखना स्टार्ट करेंगे। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु सीधे पथ पर गति करती है, सीधे पथ पर गति करती है, तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। सरल रेखीय गति कहलाती है। कॉपी पेंसिल को उठा लें और नोट्स तैयार करे जाएं, ठीक है। तो ये आरआरबी ग्रुप डी के अंदर ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन बताऊंगा देखो कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी गया था आरआरबी ग्रुप डी में, जो पिछले एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। वो कैसा था कि कोई वस्तु सरल रेखीय गति कर रही है, सपोज कीजिए
सरल रेखीय गति कर रही है, सरल रेखीय गति कर रही है और उसका वेग समान है, और उसका वेग समान है, तो क्या वह त्वरित होगी? त्वरित होगी मतलब क्या, उसके अंदर एक्सेलरेशन उत्पन्न होएगा अगर कोई वस्तु मतलब सरल रेखा पथ में गति कर रही है और उसका वेग समान है। मतलब ये हर एक सेकंड में, मैंने कल बताया था वेग की डेफिनेशन, एक सेकंड में मान लो 1 किलोमीटर ही चल रही है, 1 मीटर चल रही है, उसका हर क्षण क्या है, वेग समान है, तो क्या उसमें व्यक्तिगति हो, मतलब क्या उसमें सरल रेखी गति हो सकती है या फिर उसे हम त्वरित कर सकते हैं? तो नहीं, देखो कैसे, ए बराबर बी माइनस यू बटे टी, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट भी कर लें। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बी जो है, यू जो है, यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग है, ठीक है, लिख लेंगे इसे। और बी जो है वो अंतिम वेग है, अंतिम वेग है, और टी यहाँ पर समय है, टी यहाँ पर समय है। मैंने माना, क्या माना कि बी बराबर मैंने मान लिया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी कोई वस्तु। फिर क्या हुआ, फिर बाद में यू मतलब पहले भी 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही थी, और समय क्या है, समान है, ठीक है, समान मतलब समान समय, मतलब टी बराबर कितना है, ये मान लिया टी बराबर कितना है, 1 सेकंड, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ये त्वरित हो सकती है। तो ये ए बराबर यू का मान 5, बी का मान 5 बटे में टी का मान 1, टी का मान 1 हो जाएगा, 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 0/1, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो हम क्या देख सकते हैं, अगर कोई वस्तु समान रूप से गतिमान है, अगर कोई वस्तु समान रूप से वेग में है, समान रूप से वेग कर रही है, मतलब समान रूप से गतिमान है, तो उसे त्वरित करना संभव नहीं, क्योंकि उसका त्वरण 0 होगा, उस टाइम उसका त्वरण कैसा है, 0 है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा भी गया था पिछली बार। तो ऐसे ही मैं साथ साथ में आपके लिए क्वेश्चन ही बताता चलूंगा, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, असंभव है, ठीक है, ये क्या है, असंभव है। अगर कोई गति त्वरण है, मान लो कोई वस्तु त्वरित गति कर रही है, सही है, अगर वस्तु के अंदर त्वरण है, ये मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी, अगर कोई वस्तु के अंदर त्वरण है, किसी वस्तु के अंदर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न है, तब क्या होएगा, वो वस्तु समान गति से होगी या असमान गति से, समान गति करेगी या असमान गति कर रही होगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, मतलब इनसे अगर हम इन बातों को समझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को समझ जाते हैं, तो बड़ी बात को समझना इतना कठिन ना होता है। तो असमान गति करेगी या समान गति करेगी, तो ये जो वस्तु गति कर रही होगी उस समय कैसी गति करेगी, असमान, क्योंकि असमान गति में ही त्वरण उत्पन्न होता है। समान गति में मान लो कि 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी जो मैंने बताया था, फिर 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कट जाते हैं, तो क्या बन जाता है, 0, जिसमें त्वरण नहीं होता इस अवस्था में। लेकिन असमान में अगर कोई वस्तु पहले 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गति कर रही थी, अब 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गति कर रही है, तब क्या हो जाएगा, 5, ये मान लो इसमें कुछ दे रखा होता है, टाइम भी 5 सेकंड लगे, तो उसे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाता है, उसका त्वरण हो जाता है। तो उस त्वरित गति हमेशा कैसी होती है, असमान होती है। इसे नोट कर भी कि नोट करके भी लिख लेंगे, हम नोट बना के इसमें लिख सकते हैं कि त्वरित गति हमेशा कैसी होती है, हमेशा असमान गति होती है, ठीक है, असमान गति होती है, असमान गति होती है। इसे नोट बना के लिख लेंगे, क्योंकि त्वरित त्वरण जब भी उत्पन्न होता है जब वस्तु में असमान गति, असमान वेग हो, ठीक है। अब हम देखिए घूर्णन गति, एक गति और होती है घूर्णन गति, नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, घूर्णन गति। घूर्णन गति कैसी होती है, घूर्णन गति और वृत्तीय गति में फर्क होता है, ठीक है, घूर्णन गति और वृत्तीय गति में फर्क होता है, जिसे इसे कहते हैं रेशनल गति भी कहते हैं, रेशनल मोशन, ठीक है। तो ये देखेंगे घूर्णन गति क्या है, मान लो ये कोई अक्ष है और इस अक्ष में क्या हो रहा है, ये अपने अक्ष के अनुदिश घूम रही है, मतलब ये अक्ष अपनी एक जगह फिक्स है। ये मान लो तुमने क्या देखा होगा, स्कूल में जब जाते होंगे तो एक चीज़ देखी होगी, प्रिंसिपल साहब के कमरे में ये रखी मिलती थी पृथ्वी सी, जिसे कहते थे ग्लोब, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं।
ये ग्लोब घूमता रहता है और ये अक्ष क्या होता है, फिक्स होता है। यही कंडीशन इसमें होती है, अक्ष जो है फिक्स है और ये जो पिंड है ये घूम रहा है। ठीक है, इसे कैसे इमेजिन करें, एक गेंद लें और गेंद में मान लो उसमें कोई भी छड़ डाल दें, कोई छड़ मतलब लोहे की हो सकती है, लोहे की छड़ डाल देंगे तो उसमें मतलब एक प्रकार की जो आकृति प्राप्त होगी। अब उसके लिए क्या करें, अक्ष के लिए तो फिक्स रखें और उस गेंद को घुमाया जाए तो इस प्रकार की इमेजिन कर लो, इस तरह की जो गति होगी, किस प्रकार गति होगी, घूर्णन गति। इसके बारे में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं किस प्रकार से लिखेंगे, घूर्णन गति की डेफिनेशन, घूर्णन गति, घूर्णन गति में लिखेंगे जब कोई वस्तु, जब कोई पिंड, जब कोई पिंड अपने अक्ष के, अपने अक्ष के अनुदिश कंपन करता है, अनुदिश गति करता है, गति करता है तो उसकी गति कैसी होती है, तो उसकी गति घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति होती है। ये बात हम ले लें क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने अक्ष के अनुदिश कंपन कर रहा है तो इस प्रकार गति कैसी होती है, घूर्णन गति होती है। हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, अक्ष के परिधि घूम रहा है, हमेशा अक्ष के परिधि घूमता है। नेक्स्ट दिखाएंगे, इसके बाद जो मैंने बोला था काल्पनिक गति या दोलनी गति, इसके बाद आती है काल्पनिक गति या दोलनी गति। दोलनी गति से झूला झूलती हुई लड़की देखी होगी, झूला झूलता बच्चा कोई देखा होगा, झूला झूलता बच्चा किस प्रकार गति करता है, दोलनी गति, क्योंकि वो एक मान लो ये कोई केंद्र है और उस पर रस्सी लटकी हुई है तो वो कभी इधर की ओर गति करता है कभी इधर की ओर, तो इस प्रकार की गति किस प्रकार गति कहलाती है, दोलनी गति। ठीक है, तो जब कोई बच्चा या मान लो कोई भी झूला झूल रहा है, इस प्रकार समझ सकते हैं, तो इस प्रकार गति कैसी गति है, दोलनी गति, कभी इस बिंदु पर जाता है कभी इस बिंदु पर जाता है। ठीक है, तब हम देखो इसमें इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, कैसे लिख सकते हैं काल्पनिक गति की, तो हेडिंग डालेंगे तो क्या होता है, जब कोई कण अपने मध्य बिंदु के, अपने मध्य बिंदु के इधर उधर गति करता है, गति करता है तब उसकी गति काल्पनिक गति कहलाती है, काल्पनिक या दोलनी गति, या दोलनी गति कहलाती है। सही है, तो ये इस तरह की गति कैसी होती है, दोलनी गति। देखो पेंडुलम जो होता है, घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम, ये मान लो ये घड़ी है और इस घड़ी के अंदर ये पेंडुलम मतलब कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, तो इसमें जो होता है इसका ये किसी गति करता है, ये दोलनी गति करता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया दोलनी गति का, है ना, झूला झूलता बच्चा, झूला झूलता बच्चा किस प्रकार गति करता है, दोलनी गति कर रहा होता है। ठीक है, तो झूला झूलता बच्चा या फिर आपको घड़ी का पेंडुलम आए तो किस प्रकार गति कर रहे हैं, ये दोलनी गति करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, देखो इसमें इसमें पिछली बार एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, या सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, ये क्वेश्चन पिछली बार आरआरसी ग्रुप डी में आया था। तो देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पूछा गया था पेंडुलम का आवर्तकाल, पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, आवर्तकाल कितना होता है, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था आरआरबी ग्रुप डी में, कितना होता है। या इसमें सरल लोलक का भी आता है, ऐसे पूछ लेता सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल। देखो आवर्तकाल कहते किसके लिए हैं, आवर्तकाल जो कहते हैं किसके लिए कहते हैं,
ये मान लो ये कोई बिंदु है और इस बिंदु के कभी कोई जो ये गेंद है कभी ये इधर जाती कभी इधर जाती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब ए से बी तक जाने में और बी से वापस ए तक आने में, मतलब ए से बी तक जाने में मतलब अपनी स्थिति चेंज करके पुनः अपनी स्थिति में आने में, मतलब ए से बी तक जाए और बी से ए तक आए वापस, इन दोनों में जितना समय लगता है मतलब आने जाने में जितना समय लगता है, मतलब एक आवर्त में जितना समय लगता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। बच्चे बहुत सारे ये कहते हैं कि ये जो है ए से बी तक गया तो इसका आवर्तकाल होता है, ये गलत बात है। कोई वस्तु पहले ए से बी तक जाए और बी से वापस ए तक आए, मतलब एक आवर्त कब कहलाएगा, एक चक्कर इसका जब कहलाएगा ए से बी तक जाए और बी से ए तक वापस आए, तो इस प्रकार का जो कहलाता है ये कहलाता है एक आवर्तकाल। ठीक है, तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है इधर से इधर जाने का और इधर से इधर जाने का, तो कितना होता है वो 2 सेकंड होता है बच्चा, कितना होता है 2 सेकंड का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था RRC ग्रुप डी में पिछली बार। तो पेंडुलम या सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है 2 सेकंड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, देखो इसी में ये तो आवर्तकाल की बात हुई। अब एक बात बताइए, 2 सेकंड में ये एक आवर्त पूरा कर रहा है, 2 सेकंड में एक आवर्त पूरा कर रहा है, तो सपोज करो 1 मिनट में कितनी बार ये चक्कर लगाएगा। ये आपसे ये क्वेश्चन भी इस तरह से घूम के पूछा जा सकता है, घुमा घुमा के, कि पेंडुलम जो है 1 मिनट में कितने आवर्त पूरे कर लेता है। तो देखो 1 सेकंड में 2 कर रहा है, तो 60 सेकंड में मान लो 30 करेगा, करेगा 30। तो जो ये मतलब 1 मिनट के अंदर जो आवर्त करेगा वो कितने होंगे 30 आवर्त होते हैं। ठीक है, एक मिनट में 30 आवर्त मतलब 30 बार ये जाएगा और वापस आएगा। ठीक है, तो इसकी आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 30 बार हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक सूत्र भी है, इसके लिए सूत्र भी है जो आवर्तकाल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है पेंडुलम का, और ये काल्पनिक गति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बन जाती है। सिर्फ इसी से बहुत सारे क्वेश्चन इसी बिंदु से आते हैं। तो इसका आवर्तकाल के लिए सूत्र है, देखो सब बच्चे इसके लिए लिखेंगे अपनी कॉपी पेंसिल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका जो होता है 2π में L/G ये इसका सूत्र होता है। तो इसका जो आवर्तकाल का जो सूत्र है मतलब वो कैसा होता है कि जो इसमें डोरी बंधी है, इसमें देखो ये क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है, मैं पहले से छोटा कर लिखता हूँ तो इसी में बताऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसका ये था T = 2π/L/G ये था। तो ये देखो T जो है जो आवर्तकाल होएगा, T जो है यहाँ पर आवर्तकाल है। अगर हम इसमें लिखना स्टार्ट करें, देखो T जो है अगर इसके बारे में लिखें, T क्या है ना, L क्या है, G क्या है, तो T जो होता है वो इसमें आवर्तकाल दे रखा है, इसमें आवर्तकाल है ये T लोलक का आवर्तकाल है। और L जो है मतलब डोरी की लंबाई है, मतलब डोरी की लंबाई। अभी मैं देखो तुम्हें चित्र बना के दिखाऊंगा उसमें डोरी कहाँ है ना, और क्या क्या चीज़ है। और G जो है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण को हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, जब हम आगे मतलब क्लास लेकर आएंगे हम, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण सब सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो गुरुत्वीय त्वरण, तुम मेरे चैनल पर बने रहो, बस आपके लिए साइंस में महारत हासिल करा देंगे। ठीक है, तो बस आप बस साइंस में बने रहो बस कुछ दिनों के लिए, बस आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा हम ठीक पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। तो T बराबर जो T जो है समय जो है वो अनुकरणोपाती है L के, मतलब इसमें देखो T जो है अनुकरणोपाती है L के, और T जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है G के। ये 2 बातें इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखिए। देखो पेड कोर्स जो बेच रहे हैं ना उनसे कम नहीं है मेरी क्लास में। आप अगर पेड कोर्स में देखेंगे तो उनमें भी ऐसी पढ़ाई होती है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ उनके नाम बड़े हैं और उनके साथ मतलब डिजिटल बोर्ड उनके पास बड़े बड़े, वो मेरे पास ये सब चीज़ें हैं ना, लेकिन किसी पेड कोर्स से कम नहीं है। अगर मैं इन्हीं के लिए कोचिंग सेंटर पढ़ाने जाऊँ तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंसंट्रेट करें। देखो अब मैं आपके लिए बताऊँ, मैंने अभी बताया था पहले T जो है वो अनुकरणोपाती है L के। ठीक है, तो अगर मैं किसी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये लगा लो ये इस तरह का है, ये दोलन बना हुआ। ठीक है, इस तरह से होता है, लैब के अंदर जब जाते हैं तो ये देखो ये इसकी लंबाई होती है L, सही है, ये लंबाई होती है। और ये मान लो कई सारी चीज़ें मिलकर करते M द्रव्यमान का पिंड बंधा इस पर, M द्रव्यमान का पिंड इस पर बंधा है, M द्रव्यमान का कोई पिंड है जो इस पर बंधा हुआ है, इसका कुछ तो वजन रहा होगा जो इसके नीचे ये बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर हम क्या कहते हैं लोलक जो होता है पेंडुलम की डोरी की लंबाई बढ़ा दें, अगर हम पेंडुलम की डोरी की लंबाई बढ़ा दें तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा,
तो ये ध्यान रखना, ये इसके अनुक्रमानुपाती है। अगर हम उसका आवर्त टी के लिए, अगर हम एल के लिए बढ़ा रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो उसका आवर्तकाल बच्चा बढ़ जाता है। ठीक है, उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, फिर वो 2 सेकंड नहीं रहता, फिर वो कितना हो सकता है, 2 सेकंड के अलावा वो 3 सेकंड भी लगा सकता है। 1 मिनट, एक आवर्त पूरा करने में 3 सेकंड भी लगा सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, अब हमें ये डिपेंड करता है लंबाई कितनी बढ़ाई है। ठीक है, अगर हम उसकी लंबाई को घटा दें, मतलब अगर हम इस डोरी की लंबाई को कम कर दें, डोरी की लंबाई जो है इसे कम कर दें, तो आवर्तकाल क्या हो जाता है, वो घट जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो इससे और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और बताएं हम आपके लिए। देखो अगर हमसे कहने लगे कि अगर कोई लोलक है, किसी लोलक की लंबाई क्या हो रही है, किसी लोलक की लंबाई मतलब एल से क्या हो रही है, मतलब दोगुनी हो रही है, उसकी लोलक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, 2L कर दिया जाता है। जहाँ पर मतलब एल है वो 2L कर दिया जाता है, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर टी बराबर, देखो एल बराबर 2L रख दूंगा मैं, एल बराबर 2L रख दूंगा, तो ये 2L हो जाएगा यहाँ पर, और टी जो हो जाएगा अगर, तो अनुक्रमिक हो जाएगा 2 तो ये आवर्तकाल भी 2 गुना हो जाएगा बच्चा, सही है ना, 2 गुना हो जाएगा। जो इफेक्ट लंबाई पर पड़ेगा वही इफेक्ट आवर्तकाल पर पड़ेगा। अगर मैं आवर्तकाल मतलब आवर्तकाल बढ़ा देता हूँ तो शायद उसकी लंबाई बड़ी हो। ठीक है ना, तो ये बात आप ही ध्यान रखना। ठीक है, अगर किसी लोलक की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाता है। ठीक है, अब एक और देखो, अभी मैं एक चीज़ और बताई थी मैंने आपके लिए, जो टी जो होता है ये आवर्तकाल, वो व्युत्क्रमानुपाती है गुरुत्वीय त्वरण के। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम लगा लो किसी पिंड को क्या है, उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या करते हैं, बढ़ा दें, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ा दें, तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा होना। अगर हम एक चीज़ को बढ़ा रहे दूसरी चीज़ घट रही होती है। ठीक है, इसमें अगर हम किसी का ये, हम ये बात ये पहली बात तो इसी को नोट करके लिखेंगे जो मैंने बताई थी आपके लिए, इस बात को नोट करके लिखेंगे। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, फिर भी हम इसे नोट करके अपनी कॉपियों में लिखेंगे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में और पेन, कॉपी और पेंसिल उठाओ और उसमें लिखना स्टार्ट करें। क्या लिखना है, देखो यदि यदि सरल लोलक की, यदि सरल लोलक की, सरल लोलक की सरल लोलक की डोरी की लंबाई, सरल लोलक की डोरी की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो आवर्तकाल भी बढ़ता है, आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। अब देखो इस वाले में क्या करना है, इस वाले में मैं बताया था आपको कि अगर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है कहीं पर तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। ठीक है, अगर हम लगा लो सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर। तो ये बात भी नोट करके लिख लेंगे कि सबसे अधिक जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है, सबसे अधिक अगर गुरुत्वीय त्वरण है वो कहाँ पर है, सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। देख गुरुत्वीय त्वरण की बात करें हम, गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण वो ध्रुव पर होता है, सही है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अब मैं बताता हूँ, देखो ध्रुवों पर वजह क्या है, ध्रुव पर अधिक होने की बहुत सारे मतलब इसमें कन्फ्यूजन रहता है। मान लो हमारी पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है, कैसी दीर्घवृत्ताकार है, कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है हमारी पृथ्वी। तो जो दूरी हो जाती है पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है वो 0 होता है पृथ्वी पर। जी के केंद्र पर, पृथ्वी के जो केंद्र है, यहाँ पर केंद्र है पृथ्वी का, वहाँ पर जी का मान बिल्कुल 0 होता है। और ये होते हैं ध्रुव, मान लो ये होते हैं ध्रुव, ये ध्रुव हैं। ठीक है, तो ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक कहाँ पर होता है, ध्रुव पर। हमसे अगर पूछ ले कोई तो सबसे अधिक कहाँ पर है, ध्रुव पर है। और सबसे कम जो होता है वो कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर, बोले तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इन तीनों बातों के लिए लिख लेंगे कि अगर पृथ्वी का जो जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, वो सब 0 कहाँ पर होता है, पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर अंतरिक्ष जैसी जगहों पर जो जी का मान है वो 0 होता है। ठीक है, और पोल्स बोले ध्रुव, ध्रुव पर जो होता है जी का मान सबसे अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर विषुवत रेखा जो है केंद्र से दूरी ज़्यादा होती है, और ध्रुवों की केंद्र से दूरी जो होती है वो कम होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्रुवों पर जो केंद्र की दूरी, केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम है, और जो विषुवत रेखा की दूरी है वो ज़्यादा है, तो इसलिए जो है
इस पे विषुवत रेखा पर कम हो जाता है और ध्रुव पर जो है अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये बात इन्हें ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक पृथ्वी त्वरण का मान कहाँ होता है? ध्रुवों पर। और सबसे कम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। सही है, इस विषुवत रेखा के लिए भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब जो मैं बात बताने वाला था उस क्वेश्चन को लेकर, क्या बताने वाला था, तो मैं बात जो बताने वाला था आवर्तकाल के बारे में। तो टी जो थी वो टी जो है व्युत्क्रमानुपाती है जी के। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, यदि पेंडुलम को कहाँ ले जाता है? पेंडुलम जो है घड़ी का पेंडुलम, उसे हम ध्रुव पर ले गए। कहाँ पर ले गए? ध्रुव पर। तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से पूछा है। तो आप ये बताइए, ध्रुव पर जो जी का मान है वो बढ़ता है, जी का मान है बढ़ता है, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जी हम क्या कहते हैं उस पेंडुलम के लिए कहाँ ले आए हैं? विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा जी का मान घटता है, विषुवत रेखा पर अगर हम ले आए किसी पेंडुलम के लिए तो जी का मान घटेगा, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, तो हमने पढ़ लिया कंपनी गति के लिए या दोलनी गति के लिए। अब जो हम लास्ट जो पढ़ने वाले हैं, जो हमने अपनी वीडियो के थंबनेल पर भी लगाया है, जो है मेन वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वृत्तीय गति कैसी गति होती है? तो आप इसका नाम से समझ सकते हैं, सर्कुलेटरी मोशन भी कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन इसके लिए कहते हैं। तो ये वृत्तीय गति क्या होती है? ये वृत्त है, कोई वृत्त टाइप का है, और कोई वस्तु देखो जैसे ही गोल गोल जो इस पर गति कर रहा है, आप ये गोल लगाइए इस पर, जो हमारी वीडियो में गति कर रहा होगा, देखो इस तरह से, जो कोई पिंड जो गति कर रहा है, ठीक है, इसका केंद्र है। और क्या कहते हैं, कोई वस्तु किसी के पिंड पर गति कर रही है, कोई वस्तु जो है इसकी परिधि पर जो गति कर रही है, कोई भी पिंड जो है जो वृत्त की परिधि पर गति कर रहा है, तो ये मान लो उसे जो बल प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? इसके केंद्र से। आप इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, आप हाथ में रस्सी को घुमाएं, हाथ में पकड़ें और रस्सी घुमाएं, तो उसके लिए जो घूमने का बल जो दे रहे हैं वो कहाँ से जा रहा है? आपके हाथ से जा रहा है, आपके हाथ से जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर हम हाथ से रस्सी को घुमाते हैं और हर बार उसे नई दिशा देनी पड़ती है, आप ये अगर आप अपने हाथ को रोक लेते हैं तो वो थोड़ी देर बाद वो मतलब धीरे धीरे उसका वेग भी कम हो जाता है। अगर मतलब सपोज कीजिए, अगर हम उस पर जो हमारे हाथ से लगने वाला बल है तो उसका वेग भी घटेगा, क्या होगा? वेग जो है घट जाएगा, और वो धीरे धीरे मतलब जो जो भी हम घुमा रहे हैं अपने हाथ से जो भी वस्तु के लिए, वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिरती चली जाएगी। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, उसके लिए जो बल प्राप्त हो रहा है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? हमारे हाथ से प्राप्त हो रहा है। वो किसका कार्य करता है? वो वृत्तीय गति के केंद्र का कार्य कर रहा होता है उस समय। तो ठीक है, तो वृत्तीय गति कैसी गति होती है? जब कोई मतलब जब कोई वस्तु या कोई पिंड क्या करता है, देखो इसमें इसमें वस्तु नहीं आएगी, इसमें पिंड होएगा, एक कण हो सकता है। ठीक है, यही चीज़ें गति करती हैं। तो इसमें देखो यहाँ से जो है ये आर है त्रिज्या, ठीक है, और इसमें मतलब लगा लो बल भी यहीं से लग रहा है। ठीक है, बल यहीं से लगता है इससे, और ये जो है ये यहाँ पर विस्थापित होती है बी वेग से, और यह एम द्रव्यमान का पिंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखो इसके बारे में जो मैं डेफिनेशन लिखवाना चाह रहा हूँ वो कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन हो सकती है, जब कोई पिंड वृत्तीय गति वृत्तीय गति नहीं, इसमें वृत्तीय गति की डेफिनेशन ही लिख रहे हैं, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तब उसकी गति कैसी गति कहलाती है? जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई पिंड क्या करता है? वृत्तीय पथ पर गति करेगा। ठीक है, अब देखो एक बात इसके अंदर नोट करके लिख लेंगे कि वृत्तीय गति हमेशा त्वरित गति होती है। ठीक है, उसके अंदर त्वरण होता है हर समय, जब भी वृत्त कोई गति कर रहा होगा तो वो त्वरित गति होती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये बात इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए हम बाय मतलब तुम्हें बिल्कुल ही प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ मैं तुमके लिए, इसके लिए जो बात हम बताने वाले हैं कि क्यों है। तो इसमें देखिए कि वृत्तीय गति हमेशा कैसी गति होती है? वृत्तीय गति हमेशा त्वरित गति होती है, हमेशा
त्वरित का मतलब उसमें हमेशा तुरंत रहता है ना, त्वरित गति होती है। वो कैसे रहती है, देखो गति होती है। अब इस बात को हम डिफाइन करने वाले हैं, देखो कैसे। ये मान लो ये कोई व्रत है, ये कोई व्रत है और ये कोई पिंड है। मान लो मैंने इस पिंड को यहाँ से चलाना स्टार्ट करा, यहाँ से इस वाले बिंदु से चलाना स्टार्ट करा, वो इस बिंदु तक पहुँचा, फिर इस बिंदु तक पहुँचा, फिर इस बिंदु तक पहुँचा। ठीक है, ये मान लो मैंने ए से स्टार्ट करा, फिर वो बी पॉइंटर पहुँचा, फिर सी और फिर डी। देखो यहाँ ये ए से बी तक जाने में क्या होता है, वेग कम होगा। आप सपोज कीजिए कि आप क्या कहते हैं, किसी किसी मतलब पहाड़ पर चल रहे हैं, पहाड़ पर, तो जो नीचे से ऊपर की ओर चल रहे होंगे तो आपके लिए वेग क्या होगा, कम होगा, वेग कम होगा, होगा ना होगा। आप सपोज कीजिए इसमें जो है वेग क्या है, b1 है, सही है। अब बी से सी तक जब जाऊंगा मैं और ऊपर जा रहे हैं, तो बी से सी तक क्या है, वेग और कम हो जाएगा, ठीक है, b2 हो जाएगा। जब सी से मैं डी पर आ रहा हूँ, सपोज करो सी से मैं डी पॉइंट पर आ रहा हूँ, तो वेग तेज हो जाएगा। आप देखिए ऊपर से हम नीचे की ओर उतर रहे हैं तो वेग क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ये b3 वेग होएगा, ठीक है। जब वेग मतलब डी से जब मैं ए पर आऊँगा, पुनः ए पर लौटूंगा, तो इसमें b4 वेग होएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा क्रम लगाए, हम हमसे कोई पूछे इनमें क्रम लगाओ कौन सी जगह पर वेग ज़्यादा होएगा, तो देखो आप लगा सकते हैं कि b4 पर सबसे ज़्यादा है ना, b4 पर सबसे ज़्यादा है इसमें, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उतरने बहुत तेज़ स्पीड से उतर के आएगा कोई चीज़, है ना। और सी से डी तक बी फोर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद b4 सबसे ज़्यादा, फिर b3, फिर जो आएगा वो b2 आएगा, फिर b2 के बाद b1 सबसे ज़्यादा कम, सही है। सबसे ज़्यादा कम किसका वेग है, b1, क्योंकि शुरू शुरू में चढ़ ही रहा है बेचारा, ठीक है। तो आप सपोज कर सकते हैं कि कैसी गति है, त्वरित गति, क्योंकि हर एक बिंदु पर इसका वेग बदल रहा है, और वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है। देखो बी मतलब इसमें डेल्टा बी हर वक्त क्या है, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, हर बिंदु वेग में परिवर्तन हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक चढ़ाएगा तो अलग एनर्जी, मतलब अलग इसमें वेग होगा, बी से सी तक जाएगा तो अलग वेग से चढ़ाएगा, और सी से बी पर आएगा, सॉरी सी से डी पर आएगा तो और तेज, और कुछ तेज स्पीड हो जाएगी, और डी से पुनः जब ए पर लौटेगा तो इसकी स्पीड बहुत तेज होगी, ठीक है। तो हर बिंदु पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन होने क्या कहलाता है बच्चा, त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि वृत्तीय गति त्वरित गति कैसे होती है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे वृत्तीय गति के लिए बल कहाँ से प्राप्त होता है, तो वृत्तीय गति के लिए जो बल प्राप्त होता है वो वृत्त के केंद्र से होता है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से। और इस प्रकार के बल के लिए क्या कहते हैं, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। कैसे कहते हैं, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कैसा होता है, हम लिख भी सकते हैं इसमें, देखो अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल अगर बात करें, अभिकेंद्र बल जो होता है वो वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगता है, वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगता है, मतलब वस्तु पर लगता है, और वस्तु से जो केंद्र की ओर बल लगता है वो कैसा बल कहलाता है, अपकेंद्र बल कहलाता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगता है, बाहर की ओर लगता है। इसका जो एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपके लिए, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है पृथ्वी जो चंद्रमा पर बल लगाती है, पृथ्वी जो चंद्रमा पर बल लगाती है, जो चंद्रमा पर बल लगाती है, चंद्रमा पर बल लगाती है। तो इसमें आपको एक बात बताऊं, सौरमंडल की जो कल्पना की गई थी, सौरमंडल की कल्पना लगा लो, ये जो है पृथ्वी हमारी नाभिक है, और इसके चारों ओर कौन घूम रहा है, चक्कर लगा रहे हैं, इसके छोटे छोटे लगा लो, ये उपग्रह, ठीक है, ये सूर्य है ये, और सूर्य के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहे हैं, सही है, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर कौन लगा रहे हैं, लगा लो, ये कोई अलग ग्रह है, ये कोई अलग ग्रह है, ये अलग ग्रह है। तो हमारी पृथ्वी जो है केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बिल्कुल प्रोटॉन, जैसे हम परमाणु पढ़ते हैं, परमाणु की संरचना के अकॉर्डिंग है, जैसे इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही ये इसमें कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन कक्षा पर चक्कर लगाते हैं उन्हें कहाँ से बल मिलता है, उन्हें नाभिक से मिलता है, ठीक है। ऐसे ही मतलब सौरमंडल में कहाँ से मिलता है, सौरमंडल में सूर्य मतलब सारे बलों सब पे लगाता है। अब ऐसे हमारी पृथ्वी जो है चंद्रमा पर लगाती है, क्योंकि चंद्रमा जो चारों ओर गति कर रहा है उसकी जो वजह है वो क्या है, पृथ्वी उस पर एक बल लगाती है, अभिकेंद्र बल, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, देखो इसमें इसके लिए जो सूत्र प्राप्त है वो क्या है, देखो इसके लिए सूत्र निकाला गया था, ये बल लगा, देखो इधर की ओर तो लगा बल बाहर की ओर, ये आर है, सही है, और ये बी वेग से गतिमान, और ये एम है। तो इसके लिए जो सूत्र बनाया है
वो क्या है, एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये सूत्र हम याद करेंगे इसके लिए। अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या है, एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अगर हम लगा लो इसमें किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दें, द्रव्यमान बढ़ाएं तो उस पर लगने वाला बल भी ज़्यादा हो, क्योंकि एम के अनुकरणुपाती है और बी के वर्ग के व्युत्क्रम, बी के वर्ग के भी अनुकरणुपाती है। अगर हम वेग डबल करेंगे, अगर हम वेग डबल कर दें, लगा लो कोई वस्तु क्या है, दो वेग से चल रही थी, मतलब दो वेग था उसका, 2 मीटर पर सेकंड का वेग था। ये क्वेश्चन देखो ऐसे आते हैं, अगर कोई वस्तु वृत्ति गति कर रही है और उसके वेग को 2 गुना कर दिया जाता है तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, बहुत क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं बातों से आते हैं। तो इसका देखो अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या है, एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, इसे लिख लेंगे नोट करके, ये अभिकेंद्र बल का सूत्र है। ठीक है, अभिकेंद्र बल का सूत्र है। तो देखो इस पे अगर क्वेश्चन की बात करें हम, कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, आपसे पूछा गया लगा लो कि यदि वृत्तीय गति करते हुए, मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ गया, यदि वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड का वेग, किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, तब अभिकेंद्र बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इस तरह से क्वेश्चन साइंस में अधिकतर ग्रुप डी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए वेग क्या कर देगा इसमें, वेग जो है बी जो है, इस वाले में बी जो है वो 2b कर देगा, मतलब वेग 2 गुना कर देगा पहले से 2 गुना। तो अभी के अंदर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमने सूत्र पढ़ रखा है एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अगर आपको ये सूत्र याद रह जाता तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, तो एफ जो है वो अनुकरणुपाती है किसके, बी स्क्वायर के। तो बी जो है वो उसे क्या करना है मुझे, जहाँ पर बी है वहाँ पर 2b रखना है बस। ठीक है, तो एफ बराबर लगा लो अनुकरणुपाती, बी की जगह 2b का वर्ग कर दिया मैंने, और ये क्या हो जाएगा, ये आप देखेंगे एफ बराबर हो जाएगा अनुकरणुपाती 2 दूनी 4b स्क्वायर। ठीक है, 4b स्क्वायर। तो बेग कितना हो गया, मतलब बल कितना हो गया, 4 गुना, कितना हो गया, 4 गुना हो गया बच्चा। तो ठीक है, आप इस बात के लिए समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो अब एक बात और है इसमें, जो एफ जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है आर की, अगर हम दूरी को घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। ठीक है, बल बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो बल क्या है, घटेगा। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती किसके है, दूरी की। सही है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, देखो हर वीडियो को बड़े तसल्ली से आप देखें, बहुत बड़े करके, और लिख हाथ, मतलब हाथों हाथ इसके नोट्स भी बनाते चलें, जो आपके लिए अगले जब भी आप इसके क्विक रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइक की वीडियो में कल डालेंगे। ठीक है, अब अभी बहुत सारी बातें रह गई हैं, मतलब औसत वेग मैंने भी नहीं पढ़ाया है, औसत त्वरण, मंदन त्वरण, ये सारी बातें ही मैंने नहीं पढ़ाई, जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। देखिए आज मैंने वृत्तीय गति, इन सारी चीज़ों को बहुत रेयरली, मतलब बहुत ही केयरफुली मैंने इसे मतलब बहुत अच्छी तरह से इसे फाइनल करा है। ठीक है, तो अब जो मैं वीडियो ना लाने वाला हूँ नेक्स्ट, वो गुरुत्वाकर्षण पर भी आ सकती है। देखिए मैं किसी मतलब लाने वाला हूँ तो बता दूंगा, मतलब जब भी लाएंगे तो वीडियो का टाइटल आप देख सकते हैं। तो मतलब आज के लिए इतने काफ़ी है, और इसे बहुत ही अपने नोट्सों में उतार लें। ठीक है, अपने नोट्स में ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक करें।